रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब है सुधार करना। रेक्टिफिकेशन से हो गया रेक्टिफायर, है ना। रेक्टिफायर का मतलब क्या है कि एसी को जब हम डीसी में बदलें, एसी वोल्टेज हमको मिल रहा है, इसको हमको डीसी में बदलना हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक सर्किट है जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर सर्किट। ये काम कर रहा है एसी को डीसी में बदलने। यहाँ दिए हम एसी वोल्टेज इस तरह से, आउटपुट हमको जो है ये कुछ रेक्टिफिकेशन। हम जानते हैं कि एसी में समय के साथ दोनों दिशाओं में करंट बहता है। हम लोग पढ़ चुके हैं डायोड में कि डायोड का काम क्या है, डायोड एक ही दिशा से करंट को जाने देता है, दूसरी दिशा से करंट इसमें नहीं बहता। फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट बहेगा, रिवर्स बायस होगा तो करंट का बहाव नहीं होगा। तो ऐसा गुण का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि एसी जब आ रहा हो, मान लीजिए एसी का पॉजिटिव साइकिल है तो पॉजिटिव साइकिल में यहाँ हमको आउटपुट मिल जाए, लेकिन नेगेटिव साइकिल में ये रिवर्स बायस हो जाए और उस करंट को बहाव को ये रोक दे, है ना, ये बहाव जाने नहीं दे। फिर जब ये पॉजिटिव साइकिल आ गया तब करंट को फिर जाने दे फॉरवर्ड बायस में हो जाने के कारण। फिर जब ये नेगेटिव साइकिल आया तो फिर करंट का बहाव को क्या कर दे, रोक दे। तो हमको आउटपुट कैसा दिखाई देने लगेगा, एक ही दिशा में दिखाई देने लगेगा। ये ऊपर में जैसा आ रहा है ऐसा दिखाई देने लगेगा। जब एक ही दिशा में करंट बहता है तो उसी को हम बोलते हैं डीसी। तो जहाँ रेक्टिफायर सर्किट के सहायता से इसका फॉरवर्ड बायस में करंट बहने का गुण का इस्तेमाल करते हुए एसी को डीसी में बदला जाता है। वास्तव में बदला कुछ नहीं जाता है। वास्तव में रेक्टिफायर जो है ये एसी को डीसी में बदलता नहीं है, वास्तव में सिर्फ एक ही दिशा में करंट को जाने देता है। एक दिशा में करंट गया तो उसको बोलेंगे डीसी। अब हालांकि जब रेक्टिफिकेशन होता है, ये प्रक्रिया को कहते हैं, ये पूरा प्रक्रिया कहलाएगा रेक्टिफिकेशन, सुधार। एसी को डीसी में बदलने का प्रक्रिया ही कहलाता है। एसी टू डीसी जब करते हैं तो इसी को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ये काम कौन कर रहा है, रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर में कौन लगा है, डायोड लगा है। इसलिए कई बार डायोड को भी कहा जाता है रेक्टिफायर। बहुत कॉमनली नाम लिया जाता है डायोड को कि भाई ये रेक्टिफायर है, क्योंकि ये एसी को डीसी में बदल रहा है। हाँ, जब हम एसी से डीसी में बदल रहे हैं तो ये केवल एक दिशा में करंट को जाने दे रहा है, तो आउटपुट जो है वो एक दिशा में तो हो जाता है, लेकिन बैटरी की तरह नहीं होता है, इसमें भी पल्सेशन होता है। इसको फिर फिल्टर सर्किट लगा करके सुधारा जाता है। कि हम और एकदम स्मूथ डीसी चाहते हैं तो फिल्टर लगाते हैं, तब जाकर के आउटपुट हमको ऐसा हो जाता है डीसी के जैसा। हाँ, ये फिल्टर सर्किट का हम लोग यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर दो प्रकार का है। पहला को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी जो यहाँ फिगर बनाए वो एक तरह से हाफ वेव रेक्टिफायर है। दूसरा रेक्टिफायर को कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, जब बोलें एक को बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, आधा वेव को रेक्टिफाई करता है। ये वाला नाम क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर, यानी पूरा वेव को रेक्टिफाई करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर पहले पढ़ते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर समझते हैं कि ये काम कैसे होता है। एसी के आधे वेव को यदि एक दिशा में जाने दे तो ऐसे सर्किट को बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसे यहाँ आ रहा था, ये जो काम हम यहाँ दिखाए कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, एक हाफ तो आ रहा है लेकिन एक हाफ नहीं जा रहा है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का उदाहरण है। इसके लिए डायोड के गुण का इस्तेमाल करते हैं। डायोड ले लिए, डायोड के साथ हम एसी जोड़ दी, जिस लोड को हमको डीसी देना है वो लगा लिए। अब यहाँ एसी आ गया। एसी कैसा है भाई, तो हम जानते हैं कि एसी कैसा होगा, तो एसी ऐसा होगा, ऐसा करके एसी होगा। मान लीजिए कि ये वाला स्थिति आया है ना, ये वाला स्थिति है कौन सा, तो एसी का पॉजिटिव हाफ, एसी का पॉजिटिव हाफ अभी आया है, ये पार्ट हमारा आया है।
इस पार्ट में मान लीजिए कि हमारा ये वाला भाग जो है प्लस हो जाता है और ये वाला भाग माइनस होता है। एसी का मतलब क्या है भाई, एसी में भी आधे समय के बाद दिशा, आधा साइकिल के बाद दिशा में परिवर्तन होता है, प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा ना। तो मान लेते हैं कि एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल है जिसमें ये प्लस हो रहा है भाग, ये भाग माइनस हो रहा है। अब ये है क्या, डायोड। हम जानते हैं कि ये कैसा है, तो भाई ये पीएन जंक्शन है, जहाँ ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, एनोड। ये पी टाइप मटेरियल का बना है। ये वाला भाग क्या कहलाता है, कैथोड, जो हमारा एन टाइप मटेरियल से बना हुआ है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब एनोड को पॉजिटिव मिले और कैथोड को क्या मिले, नेगेटिव, तो ऐसे में क्या होता है, डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। और फॉरवर्ड बायस में जब ये लगाया हुआ वोल्टेज, ये जो भी वोल्टेज है, इस डायोड के नी वोल्टेज से जब ज़्यादा हो जाता है तो इसमें करंट का बहाव होने लगता है। हम लोग प्रैक्टिकल करके देखें, डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के देख चुके हैं, फॉरवर्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। ये देखिए कि जैसे ये वोल्टेज इसके नी वोल्टेज से ज़्यादा हो गया तो करंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट का बहाव होगा। करंट का बहाव कहाँ से कहाँ होता है, तो एक्चुअल में माइनस से प्लस होता है। तो इस माइनस से क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का बहाव इस तरह से होते हुए लोड में पहुँचेगा, इसको क्रॉस करेगा और इस जंक्शन को क्रॉस करते हुए डायोड से निकलते हुए पॉजिटिव तक पहुँच जाएगा। करंट का बहाव क्या हो जाएगा, नेगेटिव से होते हुए, लोड से होते हुए पॉजिटिव तक पहुँच जाएगा, क्योंकि हमारा डायोड अभी फॉरवर्ड बायस में है। यानी आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा, अगर आउटपुट हम देखें तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज घटना शुरू होगा वैसे वैसे करंट भी घट करके इस बिंदु पर आ जाएगा। यानी कि पूरा पॉजिटिव साइकिल जो है वो लोड से पार हो जाएगा। अब आया कौन, अब आ गया ये वाला नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में ये बिंदु हो गया क्या, माइनस, और ये बिंदु हो गया क्या, प्लस। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो एनोड को क्या मिल रहा है नेगेटिव साइकिल में, माइनस, और कैथोड को नेगेटिव साइकिल में इधर होते हुए क्या मिल रहा है, प्लस। अब तो रिवर्स बायस हो गया। यस सर। और रिवर्स बायस में करंट का बहाव नहीं होता है। तो अगर ऐसा हम कनेक्शन लगाएंगे तो ये बिंदु है जिसमें रिवर्स बायस हो रहा है, और ये पॉजिटिव वाला जो साइकिल है इस बिंदु में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है। तो जब रिवर्स बायस होगा तो जाहिर सी बात है इसमें से कोई करंट का बहाव नहीं होगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि रिवर्स बायस वाला ये वोल्टेज इसके पिक इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा ना हो। अब मान लीजिए कि ये 4007 I1N4007 डायोड है, तो इसका पिक इनवर्स वोल्टेज बताया था 1000 वोल्ट। अब अगर यहाँ हम 12 वोल्ट दे रहे हैं, 220 वोल्ट दे रहे हैं, तो रिवर्स बायस में इस पर जो वोल्टेज पड़ा होगा 1000 वोल्ट से तो कम ना होगा। ऐसे स्थिति में रिवर्स बायस में करंट का बहाव तो होगा नहीं, इसलिए रिवर्स बायस में कोई करंट का बहाव नहीं होगा। लेकिन फॉरवर्ड बायस में करंट का बहाव होगा। फिर से क्या आया, ये वाला बिंदु आया, इस बिंदु तक क्या हो गया, फिर से हमारा ये बिंदु तक फॉरवर्ड बायस बना, फिर यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव हो गया। एनोड को क्या मिला, प्लस, कैथोड को क्या मिला, माइनस, फॉरवर्ड बायस हो गया। करंट बह जाएगा ऐसा करके आराम से। फिर यहाँ से करंट बहने लगेगा इस बिंदु तक, फिर से करंट बह जाएगा। फिर अगला हाफ क्या हो गया, ये वाला बिंदु आ गया, ये बिंदु में फिर से रिवर्स बायस हो गया, करंट का बहाव नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स बायस में डायोड में करंट का बहाव नहीं होता है। फिर ये वाला बिंदु आ गया, ये बिंदु में क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में फिर क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर करंट बह जाएगा, फिर हमको ये आउटपुट मिल जाएगा। यानी हर एक साइकिल में एक बार, हर एक साइकिल में आधा बार, कितना बार, हाफ बार, इसलिए इसको बोला गया हाफ। ये हाफ वेव रेक्टिफायर आधा वेव को तो जाने देता है, आधा वेव को जाने नहीं देता है। अब आउटपुट में हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट में एक ही दिशा में करंट बह रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, भाई ये डीसी है। हाँ, लेकिन ये शुद्ध डीसी नहीं है। अक्सर इस डीसी को पल्सेटिंग डीसी कहा जाता है। बढ़ घट तो रहा है ना, डीसी की तरह एकदम स्थिर नहीं है, लेकिन एसी भी नहीं है। अब मान लीजिए कि हमको लो वोल्टेज डीसी चाहिए, तो लो वोल्टेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो एक ट्रांसफार्मर लेकर के हम आवश्यकता अनुसार पहले एसी को रिड्यूस कर लेते हैं। मान लीजिए हमको 12 वोल्ट का
रेक्टिफिकेशन करना, 12 वोल्ट डीसी चल। तब AC 220 वोल्ट को अगर हम डायोड लगा देंगे तो यहाँ 220 वोल्ट डीसी हो जाएगा। हमको 12 वोल्ट डीसी चाहिए, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा भाई, जो क्या करे 12 वोल्ट में AC को कन्वर्ट कर दे। ये 220 वोल्ट इनपुट है मेरा प्राइमरी वोल्टेज, और सेकेंडरी की तरफ क्या है 12 वोल्ट है, 0-12 वोल्ट का हमारा सेकेंडरी है। यहाँ हमको सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट मिल जाएगा। लो हो गया, स्टेप डाउन हो गया। अब स्टेप डाउन हो गया तो हमको इसको डीसी करना है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक डायोड लगा लेंगे। ये ध्यान रखते हुए कि कितना करंट लोड में बहाना है, उसके आधार पर डायोड का चयन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको 1 एम्पेयर से कम करंट बहाना है लोड में, तो हम ऐसा डायोड लेंगे जिसका मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट 1 एम्पेयर से अधिक का हो, ताकि वो फॉरवर्ड बायस में जब करंट बहाने लगेगा तो ख़राब नहीं हो। तो एक डायोड हम ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1N4007 ले, हमारा करंट मान लीजिए कि 1 एम्पेयर से कम बहा रहा है। तब हमको क्या होगा, यहाँ जो कनेक्शन बन रहा था वही कनेक्शन यहाँ बन गया, यहाँ AC दे रहे थे वही AC ट्रांसफार्मर से मिलने लगेगा। अब क्या होगा, AC का ये वाला जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, AC के पॉजिटिव हाफ में ये प्लस हो जाएगा, और ये बिंदु क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस स्थिति में डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, एनोड को प्लस कैथोड को माइनस मिला। फॉरवर्ड बायस हो गया तो करंट का बहाव डायोड से हो सकता है, इसलिए अब ऐसे करके डायोड से करंट का बहाव यहाँ तक हो जाएगा, हमको ये वाला आउटपुट मिल जाएगा। फिर ये वाला भाग आ गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा, ये बिंदु माइनस हो जाएगा, ये बिंदु प्लस हो जाएगा। अब ये रिवर्स हो गया, करंट का बहाव नहीं होगा, यानी कि अब हमको लोड में कैसा मिलने लगेगा, तो लोड में ऐसा आउटपुट मिलने लगेगा, है ना। करके देखते हैं हम लोग, साथ में लगा के देखते हैं। ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का ये 2 तार है, ठीक है, यही 2 तार हम ले रहे हैं। एक डायोड ले लेते हैं, 1N4007 ले लेते हैं, ठीक है। इस डायोड में ये वाला सिरा में रिंग आप देख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, कैथोड। ये वाला भाग क्या हो गया, एनोड हो गया। एक कैथोड है, ये वाला भाग एनोड है। अब इसको हम ऐसे करके जोड़ देते हैं, कहीं ब्रेडबोर्ड में लगा दिए, उसमें ट्रांसफार्मर का एक छोर लगा। अब हमको एक लोड भी लगाना है, लोड नहीं लगाएंगे तो करंट कैसे बहेगा, फिर यहाँ पर फिर फॉरवर्ड बायस कंप्लीट नहीं होगा। अगर इसको हम छोड़ देंगे तो फॉरवर्ड बायस बनेगा ही नहीं। तो फॉरवर्ड बायस में लाने के लिए इसको क्या किए, एक आवश्यक अनुसार लोड भी लगा लिए, एज ए रजिस्टर लगा लिया। अब यहाँ पर हमको क्या देना था, तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी पार्ट इसी में देना था, ये सेकेंडरी पार्ट भी दे दिए इसमें। कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें AC और DC देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इस बिंदु पर अगर हम CRO लगा लें, इस बिंदु पर एक CRO लगा लें, तो हमको यहाँ CRO का चैनल 1 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमको दिखाई देगा चैनल 1 का ग्राफ। अगर हम यहाँ एक लगा लेते हैं CRO, चैनल 2 लगा लेते हैं मान लीजिए CRO का, तो ये वाला जो हमको दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, चैनल 2 में दिखाई देगा। यहाँ ये जो हम लोग का DSO है, इसका इस्तेमाल करते हुए ये चैनल 1 है, ठीक है। चैनल 1 का कनेक्शन कर दे रहे हैं कहाँ भाई, तो ट्रांसफार्मर के साथ ग्राउंड कनेक्शन कर दे रहे हैं। कनेक्शन सीधा है, अगर आप ये सर्किट समझ गए हैं तो कनेक्शन अपने भी कर सकते हैं। कल प्रैक्टिकल में आप लोग बहुत हद तक लगभग सभी लोग अपने कनेक्शन किए, हमको दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, ये अच्छी बात है। चैनल 2 का भी ग्राउंड पॉइंट जोड़ दिए, कहाँ से, तो ग्राउंड पॉइंट जुड़ा हुआ था कहाँ से, तो चैनल 2 का नेगेटिव पॉइंट है वो इसी ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी साइड का, और जो चैनल 1 का एक पॉइंट है वो भी उसी जगह जुड़ा हुआ है रेजिस्टर्स के साथ वाला, वो सबको जोड़ दिया, ठीक है। अब AC देखने के लिए क्या किया, जहाँ AC दे रहे हैं, AC कहाँ दे रहे हैं भाई, तो डायोड के एनोड में, तो डायोड के एनोड में एक तार लगा लिया, इस पे जोड़ देते हैं क्या, चैनल 1 जोड़ देते हैं। अब ये चैनल 1 का कनेक्शन कर दे रहे हैं। अब ये चैनल 1 हो गया किसके साथ, AC के साथ। DC कहाँ हमको मिलेगा भाई, तो DC मिलेगा इस बिंदु पर, कैथोड बिंदु पर। याद रखिएगा, कभी भी डायोड का टर्मिनल को प्लस या माइनस नहीं बोलिएगा, इसको हमेशा बोला जाता है कैथोड, इसको बोला जाता है एनोड। प्लस माइनस याद नहीं रखिएगा, कन्फ्यूजन खड़ा होगा। अब इसमें बताइए कि माइनस प्लस अगर लोड में देखेंगे तो माइनस किधर होगा, प्लस किधर होगा।
करंट का बहाव लोड में किधर से किधर हो रहा है, इधर से होते हुए इधर से हो रहा है। करंट का एक्चुअल बहाव किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस। तो लोड में माइनस किधर हो रहा होगा, यहाँ, क्योंकि इधर से इधर करंट बह रहा है, प्लस किधर हो रहा होगा, इधर। यानी कि लोड में देखेंगे तो लोड का वो सिरा जो कैथोड के साथ जुड़ा हुआ है वहाँ हमको क्या मिलेगा, प्लस, और दूसरा छोर क्या मिलेगा, माइनस। उसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि चैनल 2 का जो प्लस वाला सिरा है, ये वाला, उसको कहाँ लगाएंगे, कैथोड की ओर, है ना। कैथोड एन टाइप मटेरियल है, लेकिन लगाएंगे वहाँ हम क्या लगाएंगे, सीआरओ का प्लस वाला साइड लगाएंगे, मल्टीमीटर का प्लस वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे कि यहीं पर हमको मिलेगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इससे लोड से करंट जब बहेगा तो माइनस से प्लस की ओर बहेगा। डायोड में करंट किधर से किधर बह रहा है, इधर से इधर बह रहा है। तो इसका मतलब डायोड में इधर माइनस हो रहा होगा और इधर प्लस हो रहा होगा। फॉरवर्ड बायस में ही ना हो रहा है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तभी ना करंट बह रहा है। तो डायोड में क्या है, कैथोड माइनस है, एनोड प्लस पर है। लेकिन लोड में देखेंगे तब कैथोड वाला साइड पर क्या आ रहा है हमको, प्लस, और इधर क्या मिल रहा है, माइनस, है ना। अब इस सबको ऑन कर लेते हैं, देखते हैं क्या ग्राफ दिखता है, क्या नज़र आता है हमको। कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। ऊपर वाला ग्राफ हमारा क्या है, एसी है, एसी, ठीक है। वो कहाँ लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में, ये चैनल 1 है ना। यहाँ हमारा लगा हुआ है चैनल 1, कौन सा कलर में आ रहा है, वहाँ ब्लू में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देखिए, ये हो गया हमारा एसी, ये वाला भाग क्या हो गया हमारा, डीसी। कहाँ लगा हुआ है, डायोड के बाद। गौर कीजिएगा इस ग्राफ में क्या दिख रहा है कि ऊपर वाला, जब जहाँ तक ये ऊपर प्लस दिख रहा है वहाँ तक तो है, जहाँ प्लस दिख रहा है वहाँ तक इसमें हमको क्या दिखा, यहाँ से ऊपर प्लस है, तो प्लस वाले भाग में हमको यहाँ डीसी मिल रहा है, करंट बह रहा है। लेकिन जब से ये रिवर्स होता है, आधा के बाद नीचे जाता है, तो नीचे जाता है तो नीचे में क्या हो जा रहा है, नीचे में वेव कटा हुआ दिख रहा है ना। यानी जो थ्योरी में हम लोग अभी पढ़े कि भाई जब जब ये ऊपर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, करंट का बहाव होगा। जैसे ही नेगेटिव हाफ आ रहा है वैसे डायोड रिवर्स बायस हो जा रहा है, करंट का बहाव नहीं हो रहा है। इसलिए हमको दिख रहा है क्या, इसमें पीला वाला जो है ये डीसी की तरह दिख रहा है, क्योंकि इसमें नेगेटिव हाफ नहीं है, आधा वेव आ रहा है, आधा वेव नहीं आ रहा है। इसलिए इसका नाम क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। एसी का पॉजिटिव हाफ में करंट बहने दे रहा है, एसी के नेगेटिव हाफ में करंट का बहाव नहीं हो रहा है ना। इसलिए इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब अगर ध्यान से देखिए तो कई बार नाम हम लेते हैं आपको EMI RFI जैसा चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। अगर ध्यान से देखिएगा तो जो एसी वोल्टेज है उसमें भी बीच में भी ऊपर नीचे हो रहा है, देख रहे हैं ना, यही है EMI RFI। इसी को EMI RFI कहते हैं। किसी साइकिल में EMI RFI है, किसी में नहीं है। वजह है ये जो ट्यूबलाइट सब यहाँ जो अभी हमारा LED बल्ब से फंक्शन कर रहा है ना, ये बहुत EMI जनरेट करता है। ये फैन ये EMI जनरेट करता है, तो वो EMI RFI हम लोग देख पा रहे हैं। क्योंकि DSO जो है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ का है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी को माप सकता है, इसलिए इसमें हम लोग EMI भी देख पा रहे हैं। अगर इसको हम लोग सिंगल ट्रेस वाला जो CRO है जिसमें आप प्रैक्टिकल किए उससे देखिएगा तो आपको एक क्लीन AC जैसा दिखाई देगा, और ये क्लीन दिखाई देगा, EMI RFI नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप गौर करने वाला एक दो चीज़ और समझने वाला चीज़ है, यहाँ पर और एक दो चीज़ समझ लीजिए। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि जो आउटपुट DC होता है, यहाँ हम जो AC दिए, यहाँ हम AC दिए, आउटपुट में हमको क्या प्राप्त हुआ है, DC प्राप्त हुआ। ये DC जो होता है, ये जो इनपुट AC है उसका लगभग आधा हो जाता है, क्योंकि हाफ वेव गायब हो गया तो आधा वोल्ट हो जाता है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आपको RMS और पिक वोल्टेज जो बोलते हैं ना, इसका भी अंतर आपको दिखाई देगा। अब CRO पर देखिए, पहले CRO में AC देखिए कितने वोल्ट का AC है बताइए, CRO देख के बताइए कि AC कितने वोल्ट का। सेट यहाँ पर किया हुआ वोल्ट पर डिवीजन कितना पर 10। यहाँ से 0 पॉइंट से कितना स्केल जा रहा है, लगभग 2 जा रहा है ना, यानी लगभग 20 वोल्ट का AC है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में AC मापते हैं, देखिएगा कितना है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में AC माप रहे हैं,
क्या आ रहा है 13.8। CRO क्या बता रहा है 20, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है 13.9, 13.8, 13.9 बता रहा है। अब एक कैलकुलेटर ऑन कीजिए, तो एक फोन में कैलकुलेटर ऑन कीजिए, कितना आया 13 इसको हटाएंगे कहाँ इससे, 13 वोल्ट हमारा दिखा रहा है ये, ठीक है। मीटर क्या माप रहा होगा इसी का RMS वोल्टेज, याद है बताए थे कि मीटर जितना वोल्टेज मापेगा सब RMS वोल्टेज मापेगा, लेकिन आता क्या है पिक, आता तो पिक वोल्टेज है ना। CRO क्या दिखा रहा है पिक दिखा रहा है, RMS नहीं दिखा रहा है, इसलिए वहाँ 20 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ AC कितना दिख रहा है 13.8। तो हम लोग जानते हैं कि RMS गुने √2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा पिक हो जाएगा। 13.8 गुने √2 का मतलब 1.414, 19.5 हो गया, हो गया लगभग 20 वोल्ट, वो भी लगभग 20 वोल्ट पर दिख रहा है ना। और 13 और ज़्यादा एक्यूरेसी ले लें तो 13.8 के आसपास, 8-9 के आसपास था, तो 13.9 ले लेते हैं, गुने 1.414 कर देंगे, वही लगभग आपका 20 वोल्ट के आसपास आ रहा है। इसलिए आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में माप रहे हैं हम लोग तो 13.8 वोल्ट बता रहा है, लेकिन CRO कितना बता रहा है 20 वोल्ट बता रहा है। CRO बता रहा है क्या पीक वोल्टेज, मीटर क्या बता रहा है हमारा RMS। अब यहाँ पर DC मापते हैं, DC कितना बोले होना चाहिए, यहाँ बता रहा है 13.8 वोल्ट, 13.8 वोल्ट बता रहा है, इसका लगभग आधा होना चाहिए, है ना। माप के देखते हैं, DC कर लेते हैं। DC मापते समय क्या करेंगे, मीटर का पॉजिटिव कहाँ रखेंगे कैथोड जंक्शन की तरफ, तो कैथोड के तरफ में हमारा प्लस है और दूसरे छोर में क्या है माइनस है। कितना आ रहा है लगभग 5.9, 6 वोल्ट करीब है ना, लगभग 6 वोल्ट है। गुना करके देखते हैं, ऑन कीजिएगा। तो थ्योरी बोलता है कि 13.8 वोल्ट होगा तो उसमें लगभग 0.45 के बराबर हो जाएगा, 6.2 वोल्ट। मिल कितना रहा है लगभग हमको मिल रहा है 6 वोल्ट, लगभग थ्योरिकल जितना बोल रहा है उतना हमको मिल रहा है, तो वोल्टेज भी लगभग आधा हो जाता है ना। तो यहाँ हम लोग देखें पिक वोल्टेज, CRO से मापेंगे तो पिक वोल्टेज मिलेगा, मीटर से मापेंगे तो हमको क्या मिलेगा RMS वोल्टेज मिलेगा। अगर AC दिए हैं हाफ वेव रेक्टिफायर में, AC जितना दिए हैं तो आउटपुट में DC उसका लगभग आधा हो जाता है। अब जो DC है ये अभी भी प्योर DC नहीं है, इसलिए जो पावर आउटपुट आता है वो भी इसका बहुत अच्छा नहीं आता, आधा पावर तो गायब हो गया। आउटपुट में ये जो मिल रहा है ना, इसका नाम दिया अभी क्या पल्सेटिंग, पल्सेटिंग DC बोलते हैं। और हर बार जो ये लहर आ रहा है, इस लहर का नाम है रिपल, इसको बोलते हैं रिपल। कितना लहर हुआ, रिपल का मतलब होता है लहर। अब जितना AC दिए हैं, AC का जितना फ्रिक्वेंसी होगा इसका भी लहर कितना होगा रिपल उतना ही होगा, है ना। अब ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है रेक्टिफायर में कि आउटपुट में रिपल क्या है और रिपल फैक्टर क्या है। जब हम AC से DC करेंगे तो चाहेंगे कि आउटपुट में हमारा DC हो, AC नहीं ना रहे, लेकिन आउटपुट में हमको कुछ AC तो दिखाई दे रहा है, बढ़ घट रहा है, ठीक है एक ही दिशा में है लेकिन बढ़ घट तो रहा है, इसलिए एक आता है रिपल फ्रिक्वेंसी। रेक्टिफायर के आउटपुट में इस रिपल की मात्रा को ही कहा जाता है रिपल फ्रिक्वेंसी। और रिपल फ्रिक्वेंसी कितना होगा, तो भाई जितना बार यहाँ पॉजिटिव हाफ होगा उतना बार यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव हाफ तो नहीं आएगा लेकिन पॉजिटिव हाफ तो आएगा, हर बार पॉजिटिव हाफ आप देख पा रहे हैं। इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर में, जब हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो कुछ टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला टर्म हम लोग देखिए ये DC वोल्टेज, DC वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है AC वोल्टेज का लगभग आधा हो जाता है। दूसरा टर्म बड़ा महत्वपूर्ण होता है जिसको बोलते हैं रिपल फ्रिक्वेंसी। रिपल फ्रिक्वेंसी का मतलब आउटपुट में रिपल का मात्रा, ये कितना होगा AC फ्रिक्वेंसी के मात्रा के बराबर हो जाएगा। यानी AC अगर 50 हर्ट्ज है तो रिपल कितना होगा 100। जितना रिपल AC का फ्रिक्वेंसी होगा उतना ही रिपल फ्रिक्वेंसी ना होगा 50। तो जितना बार यहाँ पॉजिटिव होगा उतना बार ना यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, रिवर्स बायस में तो नहीं आ रहा है, तो पॉजिटिव जितना हो रहा है उतना पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पर।
इसलिए जितना एसी का फ्रिक्वेंसी होगा उतना ही हमारा रिपल का भी फ्रिक्वेंसी होगा। जितना बार एसी को गिनिएगा उतना ही बार ना रिपल को गिनिएगा। तो 1 सेकंड में 50 बार अगर एसी आ रहा है तो रिपल भी कितना हो रहा होगा? 50 बार हो रहा होगा। इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी का मात्रा एसी फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है। अगर 50 हर्ट्ज का एसी है तो रिपल फ्रिक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होगा। हाँ, लेकिन एसी फ्रिक्वेंसी बढ़ गया, कई किलो हर्ट्ज हो गया, तो ये भी कई किलो हर्ट्ज में हो जाए। जितना एसी फ्रिक्वेंसी उतना ही रिपल फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का मतलब है आउटपुट में एसी की मात्रा, है ना, एसी इन आउटपुट बटा डीसी इन। हम चाहते हैं कि भाई रेक्टिफायर जब काम करे तो आउटपुट में डीसी रहे ना, एसी नहीं ना होना चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि पल्सेशन तो है, पल्सेशन तो नज़र आ रहा है सीआरओ में, हाँ? तो आउटपुट में एसी की मात्रा और आउटपुट में डीसी की मात्रा के अनुपात को ही किसी रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कहा जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए थियोरेटिकली लगभग 1.21 के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। रिपल फ्रिक्वेंसी, रिपल फैक्टर, आपका डीसी कितना मिलेगा, ये सब क्वेश्चन में बहुत आता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। थियोरेटिकल 1.21 होता है, मतलब आउटपुट में एसी की मात्रा डीसी से कहीं अधिक हो जाता है। आउटपुट में यहाँ डीसी कितना है? आउटपुट में डीसी है 6 वोल्ट करीब, ठीक है। आउटपुट में एसी कितना है ये मापते हैं, देखते हैं क्या बताता है। 7 वोल्ट करीब, 7.1। तो आउटपुट में 7.17 वोल्ट दिखा रहा है, जबकि डीसी कितना दिखा रहा है? 6 फिर से ले लेते हैं एक बार, 5.9। थोड़ा सा चेंज होते रहता है, इनपुट ऐसी आउटपुट ऐसी, 6 ही लगभग मान लेते हैं इसको। तो ये भाग देंगे तो कितना होगा? फिर ऑन कीजिए, भाग दीजिए, बताइए। 7.17 कीजिए, 7.17 भागा 6 कितना आ रहा है? 1.19। थ्योरेटिकल है कितना? 1.21। कैलकुलेट करने पर आया कितना? 1.19, बराबर है लगभग। ये भी अंतर इसलिए आ रहा है कि जब हम लोग वोल्टेज माप रहे हैं ना, तो वोल्टेज भी स्थिर नहीं है। जब एसी मापते हैं तो स्लाइट चेंज हो सकता है, डीसी मापते हैं तो थोड़ा चेंज हो सकता है। 2 मीटर लगा के करते तो और ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाता है। ये बोलते हैं रिपल फैक्टर इसी रेक्टिफायर का। इस हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर थ्योरेटिकली 1.21 होता है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी रेक्टिफायर का, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि आउटपुट में डीसी पावर कितना मिला। भाई किसी लोड को देंगे तो डीसी देने के लिए, काम करने के लिए ना डीसी बना रहे हैं, तो आउटपुट में डीसी पावर दे रहे हैं, वह कहाँ से रहा है भाई? सेकेंडरी ट्रांसफार्मर से जो एसी आया, यानी कि इनपुट में जो एसी पावर दिए, इसके अनुपात को कहते हैं एफिशिएंसी। ईटा से प्रतिशत करते हैं और गुना 100 करके प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसका थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है तो यह आता है 40.6%। करीब 40% ही, 41% ही एफिशिएंसी है। यानी कि ट्रांसफार्मर आपको यहाँ लोड में मान लीजिए कि 1 वाट पावर चाहिए, तो यहाँ हमको कम से कम 2 वाट 2.5 वाट पावर देना होगा, क्योंकि यहाँ जितना दीजिएगा उसका लगभग आधा से भी कम पावर मिलेगा। इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर का चयन करते समय भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर का मात्र 40.6% है, उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर का यूज कीजिए। तो एक टर्म और बनाया गया, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं उसको। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर ये क्या बता रहा है कि आउटपुट में जो डीसी प्राप्त हो रहा है और ट्रांसफार्मर के इनपुट में जो एसी दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर के इनपुट में एसी जो दे रहे हैं और आउटपुट में क्या डीसी हमको मिल रहा है, इसी का अनुपात है। यानी आउटपुट में डीसी पावर हो गया और ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर को इनपुट में जो एसी पावर दिए, ये बहुत कम हो जाता है, 0.237 के आसपास हो जाता है, 0.2 के लगभग हो जाता है। यानी ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन, पावर का यूटिलाइजेशन बहुत अधिक इस रेक्टिफायर में नहीं हो पाता है। यह है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, जहां आउटपुट जो है उसका हर एक पॉजिटिव साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, करंट बहाता है, रिवर्स बायस में करंट का बहाव नहीं होता। अब इसको जरा, अभी जो मिल रहा है वो तो पल्सेटिंग है, अभी भी स्मूथ नहीं है। इसको स्मूथ करने के लिए 3-4 तकनीक लगाया जाता है, इंडक्टर का, कैपेसिटर का, इंडक्टर कैपेसिटर का। अब इसमें कैपेसिटर लगा के देखते हैं कि क्या असर पड़ता है। आउटपुट में कैपेसिटर लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, वहाँ जो एसी वेवफॉर्म है उस पर ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया, गौर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कैसा आ रहा है, ये हाफ वेव आ रहा है, जैसे कैपेसिटर जोड़ दिया क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन लगभग हो गया, पूरा नहीं हुआ। क्या हो रहा था भाई कि जैसे ये पॉजिटिव हुआ तो कैपेसिटर चार्ज हो गया, उसके बाद जैसे घटने लगा तो कैपेसिटर थोड़ा डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने से क्या हो गया, फिर यहाँ से दोबारा सेकंड साइकिल का एसी आ गया, फिर चार्ज हो गया। तो कैपेसिटर के चार्ज और डिस्चार्ज होने से लगभग एसी से रिपल वाला के बजाय ये लगभग डीसी पर चला है। अगर ये कैपेसिटर का मान हम ज़्यादा रखें तो ये और हद तक डीसी के समान हो जाएगा। अभी ये 100 माइक्रोफराड लगाए थे, अब 1000 माइक्रोफराड लगा देते हैं इसमें। जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस देंगे तो इसमें चार्ज स्टोर होने का क्षमता उतना ज़्यादा होगा, हमारा आउटपुट उतना प्योर डीसी की ओर हो गया, पूरा स्ट्रेट, लगभग स्टार्ट हो गया अब, है ना, लगभग बैटरी के समान आ गया। तो ये हमारा क्या दिख रहा है, इसको बोलेंगे, ये तो हमारा एसी था, ये हो गया हमारा पल्सेटिंग डीसी, ये पल्सेटिंग डीसी है। और जैसे ही कैपेसिटर लगाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, हमारा ये स्मूथ डीसी हो जाएगा। अब हमको स्मूथ डीसी मिल गया। इसलिए रेक्टिफायर सर्किट में जब एसी देते हैं तो डायोड रेक्टिफिकेशन का काम करता है, फिर हमको उसके बाद डीसी प्राप्त हो जाता है। और हमको प्योर डीसी करना है, ऐसा स्ट्रेट लाइन चाहिए, लगभग डीसी के समान चाहिए, तो फिल्टर सर्किट का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें बहुत कॉमनली कैपेसिटर जैसे चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये काम आप स्वयं करके देखेंगे। सर्किट कनेक्ट करेंगे, सीआरओ जोड़ेंगे, जोड़ करके ग्राफ बनाएंगे, जो ग्राफ दिख रहा है वो ग्राफ नोट डाउन कीजिएगा। सेकेंडरी में एसी वोल्टेज कितना आया सो नोट डाउन कीजिए, डीसी वोल्टेज कितना आया सो नोट डाउन कीजिए, देखिए कैलकुलेट करके कि वो बराबर आया कि नहीं आया। उसको कैपेसिटर लगाइए, कैपेसिटर के बिना और कैपेसिटर लगा के वोल्टेज मापिए। अब कैपेसिटर जब लगा हुआ है तो कितना वोल्टेज आ रहा होगा, बिना कैपेसिटर के यहाँ तो यहाँ 6 वोल्ट करीब आ रहा था, है ना। कैपेसिटर जब नहीं लगा हुआ है तो डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज कितना था, करीब 6 वोल्ट, ठीक है। कैपेसिटर लगाने के बाद वोल्टेज कितना मिलेगा, क्या अनुमान है आपका? घट जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, उतने रहना चाहिए, घट जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। कितना है? 17 17 दशमलव